हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की, उसका पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका शीर्षक था पादपों में पोषण। आज जो है हम लोग चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। आइए प्राणियों में पोषण, इसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मानव हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, पादप में पोषण, पौधे जीवित रहने के लिए भोजन बनाते हैं और वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये भी मैंने बताया था कल कि कुछ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वह भोजन के लिए किसी अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे माध्यम से भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम परपोषी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव और जीव जंतु भी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। हम लोग जो है भोजन के रूप में जीव जंतु, पौधे इत्यादि सभी पर निर्भर रहते हैं। यदि हमें अपने शरीर की वृद्धि करनी है, शरीर को स्वस्थ रखना है, गतिशील बनाए रखना है, तो हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और ये खाद्य पदार्थ क्या करते हैं? प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? वो हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद वो हमारे शरीर के आंतरिक भागों द्वारा क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हमको एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी के माध्यम से हम सभी कार्यों को करते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आगे यदि हम लोग पोषण को समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतु या मनुष्य भोजन को ग्रहण करते हैं और उससे प्राप्त होने वाली एनर्जी को अपने यूज में लाते हैं, यानी उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने की भी विधि होती है। क्या क्या विधि होती है? देखिए, कुछ जीव जो है वह भोजन को लेकर के चबाते हैं, खाते हैं, लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वो केवल रसों का रसपादन करते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रचलित जीव है मधुमक्खी, सभी लोगों ने उसको देखा है। वो क्या करती है? वो उसको जब भोजन करना होता है तो वो किसी फूल के ऊपर बैठ जाती है, उसके बाद उसके रस को चूसती है और चूसने के बाद जो उसका छत्ता होता है मधुमक्खियों का, वहाँ ले जा कर के वह मधु का निर्माण करती है और वो उसी को क्या करती है? खाती है। और एक पक्षी होता है हार्मिंग बर्ड, वो भी क्या करता है? पौधे के जो मकरंद होते हैं और उसको चूसते हैं। यहाँ तक कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, वह किसी जीव का हो, यानी मेरा तात्पर्य है स्तनपायी हो,
तो उसके जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, केवल क्या करते हैं, दूध पीते हैं। किसका दूध पीते हैं, माँ का दूध पीते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो भोजन को निगल लेते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग अजगर का नाम जानते हैं हम लोग। वो क्या करता है, उसको कोई जीव मिल जाए, प्राणी मिल जाए, पशु पक्षी मिल जाए, उसको क्या करता है, वो निगल जाता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो भोजन को ग्रहण करने की विधि है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। एक तरफ जो है जंतु का नाम दिया गया है, देखिए यहाँ पे जंतु का नाम है, आहार का प्रकार है, आहार की विधि है। आप लोग इसको देखेंगे, घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जू के तो बारे में सभी लोग प्रचलित जानते होंगे। और एक और जीव है जिसका नाम है मच्छर। ये जो है मच्छर, इसका काम क्या है, यह खून पीने का काम करता है। जहाँ भी बैठता है जिस जीव के ऊपर, उसका खून क्या करता है, चूसने लगता है। ठीक है, आगे आइए, चलते हैं हम लोग। अब जो है हम लोग देखेंगे कि मानव जो होते हैं, मानव, उनमें किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है। समझ गए आप लोग? यानी मनुष्य में पाचन क्यों नहीं सब जीवों को एक साथ पढ़ा गया, क्योंकि सब, अभी मैंने ऊपर बताया कि भिन्न भिन्न जीवों में जो भोजन करने की प्रक्रिया है वह अलग अलग होती है। सबका खाना अलग अलग है, सबका खाने का तरीका अलग अलग है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अलग अलग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा पॉइंट बनेगा मानव में पाचन, मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस ये जानते हैं कि हमको खाना खा लेना है। कुछ भी जो जिसको जो पसंद है उसको वो भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। जब वो ग्रहण करता है तो भीतर क्या प्रोसेस होती है उसको हमको क्या है मतलब नहीं है। बस हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, और जब भोजन कर लेते हैं भोजन का पाचन हो जाता है। तो जो पाचन हो जाता है वो तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ब्लड के माध्यम से चला जाता है, लेकिन जो भोजन पचता नहीं है वह सुबह मल के रूप में हम लोग उसको त्याग देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बस हमको ये मालूम है प्रोसेस कि खाना है और जो भोजन हमारा बेकार है उसको क्या करना है, निकाल देना है। लेकिन इस भोजन मुंह में डालने से लेकर के मल द्वार से भोजन निकलने में अंदर अंदर हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो हम लोग एक एक क्रियाओं के बारे में जानेंगे, एक एक अंग के बारे में जानेंगे कि आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं। सभी लोग जो हैं वह भोजन को अपने मुंह में डालते हैं। मुख के द्वारा ही भोजन का क्या होता है, अंतः ग्रहण होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मुख से हम लोग भोजन करते हैं और यह हमारे भोजन नली से होते हुई कहाँ कहाँ जाता है भोजन। पहले तो ये भोजन मुख गुहिका में जाता है, मुख गुहिका के बाद ये कहाँ जाता है, ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ये देखिए, ये चित्र के माध्यम से हमने विभिन्न अंगों को इसमें दर्शाया है, विभिन्न अंगों को अलग अलग जो है दर्शाया गया है। होता क्या है कि सबसे पहले हमारा जो भोजन है वह मुख में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए ये भोजन हुआ, इसको हमने क्या किया, मुख में डाल लिया। तो ये जो हमारा मुंह है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मुख गुहिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो एक पाइप दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रास नलिका। ये क्या हो गया, ग्रास नलिका।
ग्रास नलिका, यानी एक नली के रूप में, एक पाइप के रूप में होती है नलिका, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रासनी बोलते हैं या ग्रास नली इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग अपने मुंह में भोजन को डालते हैं, यह ग्रास नली के सहायता से क्या, ग्रास नली करती क्या है, ग्रास नली सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, ये सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, तो इससे क्या होगा, भोजन जो है आगे की तरफ चला जाता है। ठीक, अब जब भोजन आगे की तरफ चला गया तो क्या होता है, इसके बाद भोजन जो है एक, ये छोटा सा पार्ट है, ये वाला, ध्यान देंगे इस पे, ये वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग आमाशय बोलते हैं। अब हमारा जो भोजन है वो कहाँ चला गया, हमारा भोजन जो है वो आमाशय में चला गया। आमाशय क्या करता है, आमाशय जो है भोजन को वहाँ पे, देखिए एक सेकेंड, तो जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारा कहाँ आता है, आमाशय में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आमाशय क्या होता है, तो ध्यान देंगे, ये जो आमाशय होता है ये जे आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसका भीतरी भाग जो है, ये हमारा जो आमाशय है, आमाशय यह मोटी होती है, इसकी भित्ति यानी इसका जो ये भीतरी भाग होता है बहुत ही मोटा होता है। मोटा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। और ये जे आकार की होती है, जैसे हम लोग अंग्रेजी का जे पढ़ते हैं इसी आकार की होती है। और इसका आहार नल जो है, ये जो है ये भाग चौड़ा होता है, ऊपर यहाँ पतला होता है, फिर यहाँ पतला होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रास नली से जब भोजन इसके तरफ आता है तो होता क्या है कि जो इसका आंतरिक स्तर है यानी भीतरी स्तर जो है, वहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तथा पाचक रस निकलता है। इसके आंतरिक भाग से क्या क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और पाचक रस निकलता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें से श्लेष्मल भी निकलता है। श्लेष्मल क्या करता है, श्लेष्मल जो है इसके आंतरिक भागों का सुरक्षा का काम करता है। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा अम्ल है जो किसी भी प्रकार के भोजन को गलाने पचाने में सहायता प्रदान करता है। चूँकि यह आमाशय के अंदर से ही निकलता है, तो यदि इसके भीतरी पार्ट को सुरक्षित न किया जाए, जो इसका भीतरी पार्ट है, यदि हम उसको सुरक्षित न करें तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको खुद जला देगा। इसको हम लोग सोचते हैं कि यदि हमारे शरीर के भीतर यदि हम लोग मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उसको पचाने की शक्ति है हमारे शरीर को, तो जो हमारा शरीर खुद ही मांस का बना होता है तो वो क्यों नहीं पचता है, वो क्यों नहीं गलता है। तो यही जो कुछ जो अंग होते हैं उनके भीतर से ही उनको बचाने वाले रस, जैसे हमारे आमाशय के भीतर से श्लेष्मल निकल गया, वो क्या किया, इसके भीतरी पार्ट की रक्षा करता है। ठीक है, अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके भीतर से निकलता है, इसके भीतर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, तो जो ग्रास नली के द्वारा भोजन आता है, यदि उसमें किसी प्रकार के जीवाणु होंगे तो वो क्या करते हैं, उसका वह नष्ट कर देता है। ठीक है, उसको क्या कर देता है। और यह करता क्या है कि जो हमारा भोजन जो आया है,
जो हमने भोजन किया है, दाल चावल रोटी सब्जी दही अचार पापड़, उसको क्या कर देता है, ये अम्लीय बना देता है। और जब यह अम्लीय बना देगा तो क्या होगा, जो पाचक रस होते हैं उनको क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इधर ध्यान देंगे हम लोग, इधर चित्र में हम लोग जठर जो है रस के बारे यहाँ ध्यान देंगे। ये जो अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज जो होता है, वो क्या करता है, वह पाचक रस को बनाता है। उस पाचक रस में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ देते हैं। यानी जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो प्रोटीन लेते हैं, जो वसा लेते हैं, उनको क्या कर देते हैं, क्योंकि हमारा शरीर डायरेक्ट उसको नहीं पचा सकता है, इसके लिए उसको क्या करते हैं, तोड़ देते। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वह भोजन इस आमाशय में आता है तो तमाम तरीके के रस वगैरह मिल जाते हैं, और वह क्या करता है कि अब इस खाने को वह छोटी आंत में भेज देता है, छोटी आंत में भेज देता है उसको। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है छोटी आंत को दिखाया गया है कि छोटी आंत होती क्या है और छोटी आंत का काम क्या है। ध्यान देंगे इसके बारे में। हमारी छोटी आंत ये है, ठीक है। ये क्या होती है छोटी आंत, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। छोटी आंत जो होती है यह 7.5 मीटर लंबी होती है। क्या होती है, 7.5 मीटर लंबी एक पाइप नुमा आकृति होती है, और जो क्या होती है, कुंडली के जैसे यह होती है। यानी कि जैसे हम लोग सांप जैसे होता है ना, वैसे सिकुड़ी हुई रहती है। हम लोग यदि कहीं जाते हैं बाज़ार में, तो जब मीट उट खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बकरा टंगा हुआ है, तो उसके पेट के अंदर से ये जो पाइप नुमा पतली सी आकृति हमको देखने को मिलती है, वही हमारी क्या है, वही हमारी छोटी आंत है। और इस छोटी आंत में यकृत और क्या होता है, अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ हमारा यकृत इससे सटा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये लीवर, ये रेड कलर का है, दिखाई दे रहा है। यही हमारा क्या है, ये लीवर है। ये क्या है, लीवर है। और अग्नाशय भी हमारे पास, ये देखिए ये छोटा सा नीचे की तरफ ये अग्नाशय है। इनका काम क्या है भाई, लीवर का, ये पित्त रस को बनाते हैं और वसा को पचाने में हमारी सहायता करते हैं, तथा जो पोषक तत्व होते हैं ना उसका प्रसंस्करण करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने अग्नाशय के बारे में पहले बताया है कि इनका काम क्या है, पाचक रस बनाना। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा को क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं। ठीक। पित्त रस जो क्या करती है। अब एक बात और है कि ये जो पित्ताशय होता है, इसमें से पित्त रस निकलता है, जो पाचन किसको करता है, वसा का पाचन। जो पित्ताशय से निकलता है रस, वो क्या करता है, वह वसा को पचाने में हमारा सहायता करता है। ठीक है। और अग्नाशय जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके उसको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक। अब क्या हुआ, अब जब हमको भोजन यहाँ हुआ, यहाँ भी भोजन का आंशिक पाचन होता है। अब यह भोजन जो है, जो हमारी छोटी आंत है, इसके निचले भाग में पहुँच जाता है। ठीक। जब वह पहुँचता है वहाँ, तो वहाँ से आंतरस जो है पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। और जब पूर्ण करता है तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। जब परिवर्तन कर दिया, वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। अब उसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है, उसके बाद भोजन जो है पहुँच जाता है हमारी बड़ी आंत में पहुँच जाता है।
ठीक है। अब हमारा जो भोजन है कहाँ आ गया, बड़ी आंत में। यहाँ देखेंगे ये हमारी बड़ी आंत है। बड़ी आंत में क्या होता है, अब उसकी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। इस बड़ी आंत में आने से पहले कुछ और भी चीज़ें इस हमारी छोटी आंत में कुछ घटना होती है भोजन के साथ। क्या होता है कि जब पचा हुआ भोजन अवशोषित होने के बाद छोटी आंत में आता है तो इसकी जो भित्ति होती है उसमें जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं वहाँ चला जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग अवशोषण कहते हैं। ठीक, जो हमारा छोटी आंत होती है उसके आंतरिक यानी भीतरी भाग में उंगली के समान, जो हमारी उंगली होती है उसके समान कुछ संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, या इसको हम लोग दीर्घरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ठीक है, ये दीर्घरोम और रसांकुर क्या करते हैं, ये दीर्घरोम जो है या रसांकुर पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। ठीक, और प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जो हमारे अवशोषित पदार्थ हैं उसका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को हम श्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक, अब भोजन तो हमारा पच गया, बहुत कम ही भोजन बचता है जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। तब जो भोजन का वह भाग जो पच नहीं पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, बड़ी आंत में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, अब जब वह बड़ी आंत में आ गई तो बड़ी आंत में क्या होगा, तो बड़ी आंत करती क्या है, यह 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, लेकिन बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है, लेकिन चूँकि 1.5 मीटर की ही है और वो 7.5 मीटर का, तो यह है कि यह उसकी अपेक्षा छोटी होगी। अब क्या होता है, होता ये है कि यहाँ पे उनमें से जल और कुछ लवणों का अवशोषण किया जाता है। बड़ी आंत क्या करती है कि जो हमारा अपचित भोजन है वहाँ से जल ले ली और लवण ले ली और उसका अवशोषण कर दिया गया। उसके बाद जो भोजन बचता है वह कहाँ चला गया, वह हमारे मलाशय में चला जाता है। और जब मलाशय में चला जाता है तो जैसे जैसे हमको प्रेशर बढ़ता है हमारे शरीर का, हमारे अंगों का, वैसे वैसे हम लोग मल के द्वारा इसको निष्कासन कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे मुख के भोजन से लेकर के मल त्यागने तक की प्रक्रिया। लेकिन इस प्रक्रिया में 2 चीज़ें और हैं जिनको बताना बहुत ही ज़रूरी है, और वो 2 चीज़ें, उनमें से पहला चीज़ है दांत। दांत का काम क्या है, जैसे हम लोग मुंह में भोजन को डालते हैं तो भोजन को डालने पे जीभ और दांत, जीभ हमारी क्या है, जीभ क्या करती है, जैसे ही हम लोग जीभ पे कोई दवाई डालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो स्वाद बताता है कि ये दवा जो है कड़वी है, ये दवा मीठी है, ये दवा ऐसी है, ये भोजन का स्वाद है, ये इस भोजन का स्वाद मीठा है, इसका कड़वा है, इसका तीखा है, इसका नमकीन है, इसका चटपटा है। यानी कि वो उसके अंदर जो हमारी जिह्वा है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर छोटे छोटे स्वाद कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, स्वाद कणिकाएँ, ये हमारा स्वाद कणिकाएँ हमारे जीभ पे होती है, जिनका काम क्या है, जिनका काम है
स्वाद बताना, कौन सा तीखा है, कौन सा मीठा है, क्या है। और यह क्या करती है, लार निकालने में, लार, चूँकि जब भी कोई बात हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है, जब ऐसा बात सोचते हैं तो हमारे जीभ के नीचे से लार निकलता है। ठीक है, लार का काम क्या है, जैसे ही लार भोजन में मिश्रित होता है, मिलता है, तो वह भोजन को क्या करता है, मीठा बना देता है। उदाहरण के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेंगे, उसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, सब्जी, चीनी, नमक कुछ नहीं मिलाएंगे, बस आप उसको क्या कीजिए, उसको मुंह में डालिए, डालने के बाद उसको मुंह बंद करके चबाइए। 1 मिनट तक उसको चबाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने मुंह में कुछ मीठा डाला हुआ है, और वह रोटी का टुकड़ा आपको स्वाद में मीठा फील होगा, और वह इतना चिकना हो जाएगा कि यदि आप उसको निगलते हैं तो ग्रास नली में जा कर के कहीं वह फंसता नहीं है, सीधा कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। तो ठीक है भाई, तो हम इसको कैसे चबाएं, रोटी को पहले कहाँ डालें, मुंह में। जैसे ही रोटी का टुकड़ा हमारे मुंह में जाता है, हमारे जो दांत हैं उनका काम क्या है, उनका काम शुरू हो जाता है इसको चीरने, फाड़ने, कूटने, पीसने, चबाने में। तो इन दांतों को 4 वर्ग में बांटा गया है। इनके कार्य के कारण, इनके बनावट के कारण इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला का नाम है कृंतक, जो नंबर 1 दांत है कृंतक। ये दांत जो होते हैं अस्थायी। अब एक बात और हम लोग को जान लेना होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुंह में कुछ भी नहीं होता है सिवाय जिह्वा के, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके मुंह में दांत निकलने शुरुआत हो जाती है। जैसे ही गार्जियन दांत देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है मन में। लेकिन होता क्या है, बच्चों का एक समय ऐसा आता है जब बच्चों का मुंह दांत से भर जाता है, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जब बच्चा 8 वर्ष की आयु तक आता है तब तक उसके जो दांत हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, वो सारे दांत टूट जाते हैं और उनके स्थान पर नए दांत निकलते हैं। तो जो पहले टूट जाते हैं दांत, उनको अस्थायी या दूध का दांत कहते हैं। लेकिन 8 साल के बाद जो दांत निकलते हैं वह कभी भी अपने से नहीं टूटते हैं, वह किसी न किसी कारण से ही टूटते हैं। जब वो टूट जाते हैं तो फिर जमते नहीं हैं, और उसके बाद लोग तरह तरह के आर्टिफिशियल दांत लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दांत के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र चवर्णक, और चौथा का नाम है चवर्णक। आइए देखते हैं। अब ये जो कृंतक है, रदनक है, अग्र चवर्णक है, चवर्णक है, ये संख्या में कितने होते हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले जो है पहला दांत हुआ कृंतक। ये जो सामने के 4 दांत होते हैं, ये जो सामने 1, 2, 3 और 4 जो ये दांत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कृंतक कहते हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम का है काटना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या कोई बच्चा आपस में जब झगड़ा करता है और वह कटहवा लड़का होता है, काटने वाला, नोचने वाला, तो जो इसके सामने के जो 4 दांत हैं, 1, 2, 3, 4, और इसके ऊपर भी 1, 2, 3, 4, यानी ये 8 दांत उसके क्या करते हैं, वह सामने वाले बच्चे के ऊपर अपना दांत रूपी हथियार लगा देता है और उसको काटता है। इसलिए इस दांत का नाम हो गया कृंतक। दांत कटहवा लड़का जो होता है इन्हीं दांतों से किसी को क्या करता है, दांत से काटता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनके दांत निकल जाते हैं, तो जो थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के बच्चे हैं, यदि किसी को दांत से काटें तो
शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये उनकी आदत बन जाती है तो बड़ा ख़राब लगता है और बच्चों को ये आदत छुड़ाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, अब उसके बाद हो गया हमारा नंबर 2 का दांत, जिसको हम लोग रदनक बोलते हैं। क्या नाम है इसका? रदनक। और इनकी संख्या जो होती है मात्र और मात्र 4 होती है। ये देखिए यहाँ पे नंबर 1 और यहाँ पे नंबर 2। ये जो 2 दांत हैं नीचे और 2 ही दांत ऊपर, 4 दांत ये भी होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है चीड़ फाड़ करना। क्या करना? चीड़ फाड़ करना। जब भी आपको ईख खाना हो तो आप इसी दांत से क्या करते हैं? उसको फाड़ते हैं। या जब आपको कोई चीज़ को टुकड़ों में विभाजित करना है तो आप इन्हीं नुकीले दांतों का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला है अग्र चौवर्णक। यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा 3 नंबर, ये दांत, फिर उसके बाद इधर के ये दांत और ये दांत। इनका काम क्या है? इनका काम है ये थोड़ा थोड़ा चबाने वाने में हमारी सहायता करते हैं। इनकी संख्या होती है 8, 2 इधर 2 इधर, 4 और 4 ऊपर की तरफ होते हैं। तो इनका काम है अग्र चौवर्णक। और हमारा लास्ट नंबर दांत है चौवर्णक। इसका नाम ही है चौवर्णक, मोलर्स जिसको बोलते हैं। और इनकी संख्या 12 है। यहाँ ध्यान देंगे 1 2 3 और फिर है इधर की तरफ 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर, 6 और 6 ऊपर 12। यानी टोटल नीचे हमारे दांत हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 नीचे और 16 ऊपर। कितने हो गए? 32। 32 दांत होते हैं एक मनुष्य के। लेकिन यह 32 दांत निकलने में हमको जो है प्रौढ़ावस्था आ जाती है। लगभग 25-26 साल के बाद ही ये जो दांत होते हैं वो पूर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में पाचन कैसे होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं का भोजन करने का तरीका, उनका भोजन, उनका पाचन सबका अलग अलग तरह से होता है। क्योंकि सबका भोजन अलग है, इसलिए जो है पाचन की प्रक्रिया अलग होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं, जब भी यदि किसी बच्चे के दरवाजे पर गाय है, भैंस है, बैल है, जो कुछ भी बड़े जानवर यदि हम लोग अपने द्वार के ऊपर पालते हैं तो होता क्या है कि हम लोग सुबह हो या शाम हो उनका एक नाद होता है, यानी उनका खाने का एक बर्तन होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उनके लिए भोजन तैयार कर देते हैं। भोजन के रूप में हम लोग हरे चारे का, भूसा का, चोकर का, कपिला पशु आहार का, यानी जिसके यहाँ जो सुविधा रहती है, या किसी के यहाँ उनके खाने में मिलाने के लिए आटे का चोकर होता है, चावल का ब्रान हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद भी होगा तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जो दूब होता है, दुर्वा जिसको बोलते हैं, उसको भी काट करके चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि गाय हो, भैंस हो, बैल हो, वो लोग करते क्या हैं कि डायरेक्ट भोजन को लेते हैं, मुंह में डालते हैं और निगल जाते हैं। निगलने के बाद क्या उनका पाचन होता है? यदि पाचन होता है तो क्या होता है, यदि नहीं होता है तो फिर इनका पाचन कैसे होता है? आइए अब हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि जैसे ही गाय, भैंस इस प्रकार के जो जीव हैं मुंह में डालते हैं तो डालने के बाद वो उसको निगल जाते हैं, और निगलने के बाद उनका जो आमाशय होता है उसके एक भाग में इसको ले जा कर के भंडारण कर लेते हैं, यानी इसको जमा कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो भाग है, ये भाग देखिए यहाँ पे, जिसको हम लोग रूमेन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, रुमेन। ये जो पार्ट है इसका, ये हमारा रुमेन कहलाता है। तो जो हमारे जानवर है वह अपना भोजन इसी रुमेन में ला करके जमा कर देते हैं। इसको हम प्रथम आमाशय बोलते हैं। आमाशय के 4 पार्ट होते हैं इसमें, तो ये जो है क्या हो गया, प्रथम आमाशय हो गया हमारा, ठीक है। ये पार्ट हमारा प्रथम आमाशय हो गया। तो उसने क्या किया कि भोजन को ला करके इस आमाशय में रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब भोजन का ये जो हमारा रुमेन है, यहाँ पे भोजन का कुछ आंशिक पाचन हो जाता है। क्योंकि गाय डायरेक्ट निकलती नहीं है, कुछ न कुछ चबाती है, तो जो यहाँ जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे आंशिक पाचन हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या करती है गाय कि यह उस खाने को, जब वो खाना समाप्त कर लेती है, जब कुछ समय हो जाता है, तो वह उन खाने को पुनः मुंह में लाती है, और लाने के बाद उनका मुंह चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। गांव देहात में इसको पगुरी कहा जाता है। ये जो गाय, भैंस, बकरी, इस सब भेड़, इस सब प्रजाति की जो जीव हैं वह अपना मुंह चलाते रहते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यह ऐसे ही चला रहे हैं, लेकिन वो करते क्या हैं कि वह भोजन को पुनः मुंह में लाते हैं और उसको चबा करके फिर भीतर ये घोट जाते हैं, ठीक है। अब आइए क्या होता है, अब चूँकि ये जुगाली कर लिए, और जुगाली करने के बाद तो होता क्या है कि फिर जब उसको लाता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जुगाली कहते हैं। और जो पशु जुगाली करते हैं उन पशुओं को रोमंथी कहलाते हैं वो लोग। अब क्या होता है, देखिए, मानव के भोजन में और जो जीव जंतु हैं उनके भोजन में बहुत बड़ा अंतर है। जो ये लोग घास खाते हैं ना, उसमें एक चीज़ होती है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, हाई क्वालिटी का, ठीक है। और यह क्या करता है, यह मनुष्यों के पचाने के पावर से भीतर बाहर की बात है। यानी मानव इस सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। इसको पचाने के लिए कौन कौन है भाई, जो करने वाले हैं, पागुर करने वाले हैं पशु, हिरन आदि में जो है क्या होता है, यह सेलुलोज को पाचन करने की के भीतर जो है इस सेलुलोज को पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत से जंतु जो होते हैं वो भी इस सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे घोड़ा है, खरगोश है, इनमें क्या होता है, जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है, इनके बीच में एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधनाल। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, ठीक, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जो हमारे आहार नाल है उसमें वो जीवाणु नहीं पाए जाते हैं जो इस सेलुलोज को पचा सके। यानी यदि हम लोग घास भूसा खाते हैं तो हम उस भोजन को पचा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज की मात्रा, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज, उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है जो हमारे पचाने के औकात से बाहर की चीज़ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जंतुओं में पाचन, ठीक है। इसके पार्ट्स देख लीजिए एक बार। पहला है मुंह। ये मुंह क्या करता है, भोजन को चबाना, लार के साथ मिलाना और भोजन को छोटा करना। ये हमारा पहला पॉइंट। फिर दूसरा है ग्रसनी। इनमें भी ग्रसनी होती है। ग्रसनी का काम क्या है, चबाए हुए भोजन को अन्न नली की तरफ भेजना। फिर है हमारी अन्न नली, भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने वाला
पाइप है ये ब्रिज का काम करता है, मुख गुहिका और हमारी जो आंत होती है यहाँ आंत, उनके बीच में यह सेतु का काम करता है। फिर है हमारा अग्नाशय पेनक्रियाज, इसका काम क्या है, पाचक रस बनाता है। कौन कौन सा, एमाइलेज, लिपेज और प्रोटीएज, जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। ये देखिए इनमें भी लीवर एकदम जस्ट, ये जो हमारा अमाशय है ये पाइप है, जस्ट इसके नीचे छोटा देखिए रेड कलर का ये लीवर है। लीवर का काम क्या है, इनमें पीत रस को बनाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है, और शरीर में जो विषैले पदार्थ घुस जाते हैं उनको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, इसके बाद आइए रुमेन के बारे में हमने बताया ही कि रुमेन क्या करता है, यह भोजन का भंडारण करता है, और जो सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, उनको ये तोड़ करके भोजन को पचाने में सहायता देता है। फिर आ गया हमारा रेटिकुलम। रेटिकुलम भी जो है अमाशय का एक पार्ट है जो रुमेन से भोजन को छांटता है और छोटे कणों को आगे भेजता है। आगे आएंगे हम लोग उमाशम, ये क्या करता है, भोजन से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है तथा भोजन को आगे की तरफ भेजता है। एबोमासम, यह वास्तविक अमाशय है, इसमें से क्या क्या निकलता है, जठर रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे हम लोगों के भी अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, इसमें से भी, और एंजाइम्स निकलते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं। ठीक है, उसमें के बाद इनमें भी छोटी आंत होती हैं, बड़ी आंत होती हैं, मलाशय होता है, गुदा होता है और यकृत तो मैंने बता ही दिया। तो ये रहा हमारा जंतुओं में पाचन की प्रक्रिया। अब आते हैं एक छोटा सा जीव है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा क्या है, तो एक बात देखिए कि मनुष्य हो, जीव जंतु हो, जो भी हो, सबको बनने में कोई न कोई चीज़ ज़रूर लगी होगी। तो वो चीज़ क्या है, तो जिस प्रकार घर बनने में ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, छड़, बालू, कितना बोरा सीमेंट लग जाता है, कितना बोरा गिट्टी लग जाएगा, बालू लग जाएगा, कितना क्विंटल छड़ लग जाएगा। ठीक वैसे ही हमको भी बनने में, यानी मनुष्य या जीव जंतुओं को बनने में एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है जिसका नाम होता है कोशिका। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा गया है, यानी बिना कोशिका का जीव का बनना संभव नहीं है। तो मानव में अरबों खरबों के, यानी बहुत सारी संख्या में कोशिकाएं होती है, लेकिन एक जीव जो है अमीबा, वो जीव के अंदर मात्र एक ही कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका। इसीलिए इसको जो है एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। अमीबा को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब जब कोशिका है तो क्या क्या होगी, तो कोशिका में केंद्रक होगा, झिल्ली होगी, ये सब कोशिका का गुण है। तो आइए देखते हैं, ये रहा हमारा अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा अमीबा का चित्र हुआ। देखिए होता क्या है कि जैसे ही अमीबा को ये महसूस हो जाएगा कि भोजन हमारे सामने है, जैसे उसको दिखाई, देखिए ये खाद्य का कण है, तो जैसे ही कण दिखाई दे गए उसने क्या किया कि उसके जो होते हैं पादाब होते हैं, पादाब क्या होते हैं, वह कृत्रिम पाँव जैसी आकृति होती है जो भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। और वह क्या किए, वह ये करते हैं कि जैसे ही उनको भोजन के कण दिखाई देंगे, वह तुरंत अपने पादाब को उस भोजन के चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, विकसित कर देता है, और उसको अपने पादाभों में जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद वो उसको
निगल जाता है। निगल गया तो खाद्य पदार्थ जो है उसके खाद्यानी में जाकर के फंस जाता है। ठीक, अब खाद्यानी क्या करता है, उसमें से पाचक रस स्रावित करता है और खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उसको सरल पदार्थ में बदल देता है। जो हमारा खाना है उस पर क्या होता है, पाचक रस का छिड़काव हो जाता है, तो क्या हो गया, वो सरल पदार्थ में बदल गया। ठीक है, और जो वो पदार्थ था खाद्य पदार्थ, वह धीरे धीरे इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और जो अवशोषित पदार्थ यानी इसको जो खाने से मिलता है अमीबा को पावर, उसी से वो अपना वृद्धि, रखरखाव और गुणन के लिए उपयोग करता है। ठीक, और यदि उसके द्वारा कोई चीज़ जो है नहीं पच पाया तो उसको क्या कर देता है, अपशिष्ट खाद्यानी द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो हमने आज पढ़ लिया कि मानव में किस प्रकार से पोषण होता है। फिर मैंने मधुमक्खी के बारे में, हर्मिंग बर्ड के बारे में बताया, अजगर के बारे में चर्चा की। उसके बाद मैंने जीव जंतुओं जो कि सेलुलोज को पचाते हैं, घास भूसा इत्यादि को पचाते हैं, उनके पाचन की क्रिया को मैंने बताया। और अंत में मैंने ये जो एक कोशिकीय जीव है अमीबा, जो अपनी आकृति और स्थिति हमेशा बदलता रहता है, और कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जलाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जलाशय में पाया जाता है। और इसकी खासियत यही है कि हमेशा अपना आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया है। कुछ इसमें प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे अवशोषण, एमिनो अम्ल, श्वांगीकरण, पीतरस, मुखगुहिका, रदनक, सेलुलोज, पाचन तंत्र, इस सबको हम लोग देख लेंगे। अब इसमें जो है इसके प्रश्न उत्तर को अब हम लोग अभ्यास प्रश्न को कराएंगे, लेकिन चूँकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका प्रश्न उत्तर जो है अगले वीडियो में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।